सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 7वीं का आज हम हिंदी का जो हमारा T1 का जो सिलेबस है उसको शुरू करने जा रहे हैं। और T1 के सिलेबस में आपका पहला पार्ट है पार्ट नंबर 8 और इसका नाम है शाम एक किसान। ठीक है, ये एक कविता है और इस कविता के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ठीक है, इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो इस कविता में शाम जो है जो शाम है ये किसको बोला गया है? जो शाम होती है, मतलब जो सायं होती है, संध्या काल जो होता है ना, सायं होती है, जो शाम होती है उसको बोला गया है। और इस कविता में कवि ने किसान के रूप में जो जाड़े की शाम होती है, मतलब जो सर्दी की शाम होती है, उसका जो प्राकृतिक दृश्य होता है ना, उसका सुंदर वर्णन किया गया है इस कविता के माध्यम से। तो आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस कविता में जो जाड़े की शाम है उसका वर्णन कैसे किया गया है। तो शुरू करते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है बेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर, जैसा किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। तो यहाँ पे आकाश आपको पता है आकाश होता है आसमान हमारा, और साफ़ा हो गया जो सिर पर बांधने वाली पगड़ी होती है ना, तो उसको बोलते हैं साफ़ा। जो सिर पर एक पगड़ी बांधी जाती है, पगड़ी को हम साफ़ा बोलते हैं। उसके बाद है सूरज हो गया जो हमारा सूर्य है। और चिलम हो गया, चिलम होता है एक हुक्का होता है ना, जिसको हुक्का जिससे तंबाकू पीते हैं ना, तो वो हुक्का होता है और हुक्के को ऊपर रखने वाली वस्तु को हम बोलते हैं चिलम। उसके बाद है बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। अब चादर सी का मतलब क्या हुआ कि चादर के समान, जो चादर होती है ना उसके समान। पास ही दहक होता है, दहक रही है मतलब जल रही है, दहक रही है मतलब जल रही है। और पलाश होता है एक प्रकार का एक वृक्ष होता है जिसमें लाल रंग के फूल लगे होते हैं। ठीक है, पलाश जो होता है ये एक प्रकार का वृक्ष होता है जिसमें क्या लगे होते हैं? लाल फूल लगे होते हैं। उसके बाद अंधकार, ये देखो अंधकार का हो गया अंधेरा। पूरब हो गया पूरब दिशा, यहाँ पे पूरब जो है वो दिशा के लिए बोला है। ठीक है, 4 दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये पूरब जो है ये दिशा के लिए बोला गया है। सिमटा हो गया दुबका हुआ, मतलब ऐसे सहमा हुआ बैठा, भेड़ों के गले सा हो गया समूह के समान, मतलब एक झुंड होता है ना जो उनके समूह के समान। उसके बाद है अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, चिलम मैंने अभी आपको ऊपर बताया, चिलम होता है हुक्के के ऊपर रखने वाली वस्तु, और औंधी क्या होता है? औंधी होता है उल्टी, मतलब उल्टा हो जाना या नीचे की ओर, है ना, उल्टा हो जाना या नीचे की ओर। धुआं उठा सूरज डूबा मतलब सूरज अस्त हुआ। ठीक है, अंधेरा छा गया। तो आइए अब इस कविता की जो एक एक पंक्ति है उसका हम मतलब पढ़ते हैं कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। कि इस कविता में जो आप सबसे पहले तो जब आप इसकी मैं प्रसंग व्याख्या करवाऊंगी, तो सबसे पहले तो आपने प्रसंग में क्या लिखना होता है कि ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है बसंत बाग 2, आपने ऐसे लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत बाग 2 में संकलित कविता शाम एक किसान में से ली गई हैं। ठीक है, और इस कविता के रचयिता कौन हैं? इस कविता के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। और इसमें कवि ने किसान के रूप में जाड़े की जो शाम होती है उसके प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसका वर्णन किया है। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता, मतलब कवि कहता है कि शाम के समय पहाड़ जो है वो एक किसान की तरह बैठा दिखाई दे रहा है।
ठीक है, बैठा है पहाड़, है ना। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, कि कवि क्या कहता है कि शाम के समय पहाड़ जो है वो एक किसान की तरह बैठा दिखाई दे रहा है और वे अपने सिर पर आकाश को साफे की तरह बांधे हुए हैं। ठीक है, आकाश का साफा बांधकर, तो वे अपने सिर पर किसको बांधे हुए हैं? आकाश को साफे की तरह बांधे हुए हैं, तथा वे सूरज को चिलम की तरह पीता हुआ लग रहा है। सूरज की चिलम खींचता, ये लाइन लिखी है ना, तथा वह सूरज को चिलम की तरह पीता हुआ लग रहा है। उसके बाद है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है। मतलब कि ये दूर जो नदी बहती हुई उसके घुटनों पे चादर के समान लग रही है, कि जो दूर नदी बह रही है वो ऐसे लग रहा है मानो उसके घुटने पे किसी ने चादर रखी है। उसके बाद है, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और पास में ही पलाश का क्या है? जंगल है। और जहाँ पे यहाँ पे अंगीठी किसको बोला गया है? कि जो पलाश होता है ना, उसके जो वृक्ष होते हैं उसके वृक्ष पे लाल लाल जो फूल लगे हुए हैं, और पलाश के वृक्ष के वो लाल लाल फूल ऐसे लग रहे हैं मानो वो जलती हुई अंगीठी हो, है ना। जलती हुई अंगीठी होती है वो, जिसमें आग हम जलाते हैं सर्दियों के दिनों में आग सेकने के लिए। ठीक है, तो मानो वो कैसे लग रहा है, जो पलाश के फूल हैं वो कैसे लग रहे हैं? मानो अंगीठी जल रही हो। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है बेड़ों के गले सा, और दूर पूरब दिशा में अंधेरा जो है वो हमें ऐसे लग रहा है मानो भेड़ों का जो जैसे झुंड बैठता है ना, भेड़ों का झुंड, जैसे वो अब अपना चारा चुरा करके आते हैं, चर चुर के आते हैं, तो फिर वो एक झुंड में और सहमे हुए बैठ जाते हैं। तो बिल्कुल अंधेरा जो है वो पूर्व दिशा में वैसा ही लग रहा है जैसे भेड़ों के झुंड के समान वो दुबका हुआ बैठा है। आगे है, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी सुनते हो। कि आगे कवि क्या कहता है कि शाम को, अब आप देखते हो कि शाम को जब सारे जानवर, जितने भी पक्षी जो होते हैं या जितने भी जो लोग होते हैं, सारे अपने अपने घरों को जा रहे होते हैं, और उस समय जो वातावरण होता है वो काफ़ी शांत होता है। तो अब शांत वातावरण में कवि कहता है कि अचानक बोला मोर, कि जब मोर बोला, उस शांत वातावरण में जब मोर बोला, जैसे किसी ने आवाज़ दी सुनते हो। कि उस शांत वातावरण में जब मोर बोला तो ऐसे लगा मानो किसी ने आवाज़ दी, है ना, मानो किसी ने आवाज़ दी और बोला सुनते हो, है ना। उसके बाद है, ऐसा लगा किसी ने आवाज़ लगाई हो कि सुनते हो। चिलम औंधी धुआं उठा, मतलब चिलम औंधी का मतलब हो गया कि जो चिलम थी, जो चिलम सूरज की, हमने बोला ना अभी कि सूरज की मानो जैसे सूरज की चिलम पीता हुआ लग रहा था, तो अब ऐसा हुआ चिलम औंधी की चिलम मान लो उल्टी हो गई, मतलब नीचे की ओर हो गई। धुआं उठा, और उसमें से धुआं जो है वो उठने लगा। सूरज डूबा, सूरज जो है अब वो पश्चिम दिशा में सूरज डूब गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। ठीक है, तो ये है कविता कि शाम एक किसान। तो इस कविता में क्या है कि इस कविता में सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि शाम एक किसान कविता जो है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित है। और इस कविता में कवि ने किसान के रूप में जो जाड़े की शाम होती है उसके प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है। शाम के समय कवि ने क्या बोला फिर कि शाम के समय पहाड़ जो है वो एक किसान की तरह बैठा हुआ दिखाई देता है, और आकाश जो है वो उसके सिर पर बांधे हुए एक साफे के समान है। सूर्य को वह चिलम की तरह पीता है, सूरज को ऐसा लगता है कि सूरज को वह चिलम की तरह पी रहा है, मतलब उस टाइम सूरज जो है वो छुपने के कगार पे आ रहा होता है ना, तो ऐसा लगता है कि वह सूरज को चिलम की तरह पी रहा होता है, जिससे सूरज जो है वो धीरे धीरे छुपने शुरू हो जाता है। और उसके घुटनों पे नदी हमें दिखती है, जो दूर बहती हुई नदी हमें दिखती है, वो मानो ऐसा लगता है कि उसके घुटनों पे चादर जो है वो बह रही है। उसके पास जो पलाश का जंगल है, और पलाश के जंगल में लाल लाल फूल लगे हुए हैं, तो वो लाल लाल फूल हमें ऐसे लग रहे हैं मान लो किसी ने अंगीठी जलाई हो, या अंगीठी की तरह, जैसे अंगीठी जलती है ना वो लाल लाल दिखती है, तो मान लो अंगीठी की तरह दहक रहा है। और पूर्व दिशा में क्या होता है कि घना अंधकार जो है वो कैसा लगता है, मान लो समूह में बैठी हुई बेड़ें जो हैं वो दुबका कर बैठ गई हैं, और चारों ओर वातावरण में सूनापन है, क्योंकि जैसे ही शाम होती है हर कोई अपने घरों की तरफ जाता है, तो चारों तरफ सूनापन है। और अचानक क्या होता है कि उसमें से मोर के बोलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो मोर के बोलने की आवाज़ जब सुनाई पड़ती है तो उससे ऐसा लगता है मान लो किसी ने आवाज़ लगाई हो सुनते हो, कि मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो सुनते हो।
किसान जो है वो क्या करता है, किसान को जैसे ही ये आवाज़ सुनाई देती है, किसान की चिलम जो है वो उलट देता है। किसान अपनी चिलम जो है वो उलट देता है, उसकी आग बुझ जाती है और उसमें से धुआं जो है वो उठने लग पड़ता है। और सूरज जो है वो पश्चिम दिशा में अब डूब गया है, शाम ढल गई है तथा रात का जो अंधेरा जो है वो सारा वातावरण में छा गया है। तो ये थी आपकी कविता शाम एक किसान। इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आपने सबसे पहले इस कविता को पढ़ना है और इसके जो आपको मैंने वर्ड के मतलब कुछ शब्द हैं उनके मैंने अर्थ आपको कविता के शुरू में ही बताए हैं। तो वो शब्दार्थ आप जैसे अपनी कॉपी में लिखते हो ना, ये लिखना आपने T1 स्टार्ट, उसके बाद आप दिन लिखते हो इधर, फिर लिखते हो दिनांक, फिर लिखो पाठ नंबर 8 और पाठ का उपविषय, जो टॉपिक होता है उसको हिंदी में बोलते हैं उपविषय। उपविषय लिखो जो भी है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है शब्दार्थ। जो कविता के शब्दार्थ हैं मैंने यहाँ पे आपको जो बोल के निकाले, जैसे आकाश हो गया, साफा हो गया, चिलम हो गया। उसके बाद क्या बोला था मैंने, चादर सी का क्या मतलब है, दहक रही का क्या मतलब है, पलाश का क्या मतलब है, अंगीठी का क्या मतलब है, उसके बाद गले सा का क्या मतलब है, उसके बाद औंधी का मैंने क्या मतलब बताया। ये सारा कुछ, ये सारे जो शब्द हैं इनके अर्थ आपने लिखने हैं। उसके बाद आपको इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। सप्रसंग व्याख्या मैंने आपको अभी समझा दी है और अभी मैं आपको वो लिख के भेजूंगी, तो वो आपने करनी है। ठीक है, तो आज के लिए हम यही कविता करेंगे, फिर हम आगे वाली क्लास में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो तब तक आप इस कविता को पढ़ो, इसको याद करो, इसको अच्छे से समझो। ठीक है, धन्यवाद।